हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी और पॉलिटी में हमारा टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। इसमें हमने पढ़ लिए थे आर्टिकल 29 तक। अब पढ़ना है 30, 31, 32। इससे पहले देखेंगे अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए बताइए, नौटंकी लोकनाट्य है वो कहाँ का है? तो वो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का। इसके पहले मैंने आपको पूछा था भान पतेर कहाँ का है, तो वो कश्मीर का, जो मैंने आपको बताया था। अब ऐसे याद रखिए, नौटंकी से जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए नौटंकी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे याद रखिए नौटंकी उत्तर प्रदेश से। तो ये आपको याद रखने के लिए ऐसे बताया है। तो अब देखेंगे आर्टिकल 30। देखिए, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 29, 30 जो थे वो क्या थे हमारे? अल्पसंख्यक से जुड़े हुए अधिकार थे। तो देखिए 30 में क्या है, जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो संख्या में कम है, चाहे धार्मिक आधार पर या भाषाई आधार पर। धार्मिक आधार पर यानी उस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम है, ठीक है। और भाषाई आधार पर यानी वो उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कम है। तो जो अल्पसंख्यक है वो अपने अनुसार क्या करते हैं? शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। देखिए, अब जो ऐसे लोग हैं, मान लीजिए कि कुछ लोग हैं, वो क्या है, एक समाज में उनकी संख्या कम है, लेकिन वो चाहते कि उनके बच्चे जो हैं उनकी भाषा में पढ़े, है ना। तो वो भी मतलब उनको भी अधिकार है कि वो अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और प्रशासन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक को चाहे धार्मिक या भाषाई की निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। उनको कुछ अधिकार देता है आर्टिकल 30। वो क्या है? तो देखिए, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार होगा। जो अल्पसंख्यक है वो अपनी रुचि के अनुसार मतलब जैसा चाहेंगे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। दूसरा है, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। यह उपबंध 1978 के 44 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद से निरस्त कर दिया। तो देखिए, राज्य द्वारा जो अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा जो शिक्षा संस्थान की जो संपत्ति है उसके अनिवार्य अर्जन के लिए उन्हें कोई निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम है, तो उससे क्या होगा, उनके अधिकार जो है वो निर्बंधित नहीं होंगे। इसको 44 संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया। और 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा क्या है, जो संपत्ति का मूल अधिकार था वो हटा दिया गया मूल अधिकारों से। अब इसमें दिया है, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। देखिए, जो राज्य होता है ना वो क्या करता है, शिक्षण संस्थानों को अनुदान देता है, उनको आर्थिक सहायता देता है, तो वो इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि ये जो है माइनॉरिटी द्वारा खोला गया शिक्षण संस्थान है, तो उनसे भेदभाव नहीं कर सकता, बराबर देगा वो अनुदान और सहायता। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों धार्मिक एवं भाषाई की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए, जैसा कि अनुच्छेद 29 नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि जो आर्टिकल 29 था वो नागरिकों के अन्य अनुभाग के लिए भी लागू था। अन्य अनुभाग मतलब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों के लिए था, लेकिन 30 क्या है, अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है। इसका विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग तक नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अब ये भी चीज़ है कि जो माइनॉरिटी वर्ड है उसको कहीं पर भी उसको डिफाइन नहीं किया गया है। आर्टिकल 30 के अंतर्गत उल्लेखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई भाषा है, कम लोग बोलते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उनकी भाषा में पढ़े, तो वो ऐसा अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। उन्हें मतलब ये अधिकार है कि अपने बच्चों को भी अपनी भाषा में पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। ठीक है, ऐसे जो संस्थान है जिनने राज्य से आर्थिक सहायता भी ली है और मान्यता भी ली है। दूसरा, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उनसे आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती, यानी दूसरे ऐसे संस्थान है जो राज्य से सिर्फ मान्यता लेते हैं, आर्थिक सहायता नहीं। तीसरे, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता और सहायता नहीं लेते। तीसरे संस्थान वो है जो न मान्यता लेते हैं और सहायता। तो देखिए, पहले और दूसरे प्रकार के संस्थानों में देखिए, पहले और दूसरे प्रकार के संस्थान क्यों है, जो राज्य से मान्यता ले ही रहे हैं, तो वो तो उन संस्थानों में राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था होगी। ठीक है, राज्य के अनुसार उनके जो संस्थान उनमें शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम इत्यादि होगा। तीसरे प्रकार के जो संस्थान है, जो मतलब ना राज्य से मान्यता ले रहे हैं ना सहायता ले रहे हैं, वो क्या है, प्रशासनिक मामलों में तो स्वतंत्र रहेंगे, परंतु सामान्य कानून, लेकिन जो कॉमन लॉ है वो उन पे लागू होंगे, जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनियम आदि
आवश्यक है। तो ये जो सामान्य कानून है वो उन पे लागू होंगे, लेकिन वो अपने प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र रहेंगे। अब देखिए आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। देखिए पहले क्या था, संपत्ति का भी अधिकार था, लेकिन उसको क्या है बाद में हटा दिया गया, क्योंकि देखिए राज्य को क्या है काफी सारी जो भूमि है उसको अधिग्रहित करनी पड़ती है ना, विकास जैसे मान लीजिए उसे कुछ बनाना है, रोड बनानी है, कुछ बनाना है, तो इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो देखिए पहले आर्टिकल 31 में दिया था, अब इसको जोड़ दिया गया 300A आर्टिकल में जोड़ के इसको एक विधिक और कानूनी अधिकार बना दिया। ये अब क्या है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये हमारा विधिक और कानूनी अधिकार है। और इसको कौन सी संविधान संशोधन अधिनियम से हटाया, तो 44। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक विधिक और कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। अब देखेंगे आर्टिकल 32 जो काफी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए अब मूल अधिकार दे तो दिए गए हैं, पर वो लागू हो रहे हैं या नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा। तो ये कौन दिखता है, ये सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, संविधान के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिटें निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को दी गई है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में। तो देखिए संविधान ने जो मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट और जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को क्या दिया है, रिट निकालने की शक्ति दी है कि वो रिट निकाल सकते हैं मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक प्रत्याभूत उपचार प्रदान करता है। आर्टिकल 32 जो है वो मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए एक गारंटेड उपचार प्रदान करता है। ये उस उपचार का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। ठीक है, देखिए क्या है, आर्टिकल 32 जो है वो हमें मूल अधिकारों में ही दिया हुआ है ना, तो वो भी हमारा एक मूल अधिकार है। मूल अधिकारों को लागू कराने का जो मूल अधिकार है वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। आई होप समझ में आया होगा आपको, क्योंकि ये भाग 3 में सम्मिलित है। आर्टिकल 32 भी भाग 3 में ही है, तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट में ही आता है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक और प्रत्याभूति दाता बनाया गया है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो मूल अधिकारों का की सुरक्षा करता है और उसकी गारंटी देता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को अग्रहण करने से तकनीकी आधार पर इनकार नहीं कर सकता। मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर मूल अधिकार का किसी का उल्लंघन हुआ है, तो अगर उस मतलब वो उनके आवेदन आए हैं कि हम मूल अधिकारों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन आए हैं, तो वो उससे तकनीकी आधार पर इनकार नहीं कर सकता उनको लेने से। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 द्वारा दी गई न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा है कि जो आर्टिकल 32 में जो हमें शक्ति दी है न्यायिक पुनर्वलोकन की, ठीक है, अपने निर्णयों को दोबारा देखने की, या कोई संविधान द्वारा विधि बनाई गई है तो उसको देखने की, तो जो भी शक्ति दी गई है वो संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर वो है जो जिसे संसद चेंज नहीं कर सकती। जो हमारे संविधान बना था तो उसकी जो मूल भावना है, मूल ढांचा है बनाया गया था, जो मतलब बनाना चाहते थे, जो संविधान बनाते थे, बनाए जिनने संविधान बनाया वो जिस तरीके का संविधान बनाना चाहते थे, ठीक है, उसका जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको जो है हमारा संसद बदल नहीं सकती। तो ये न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो है वो मूल ढांचे का हिस्सा है। इसे संविधान संशोधन के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको नहीं बदल सकती चाहे संविधान संशोधन भी करना पड़े। ठीक है, उसके द्वारा भी नहीं बदला जा सकता। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो क्या है, रिट जारी कर सकते हैं। यह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, 5 तरीके की रिटें निकालते हैं ये। अब रेट क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे हम। देखिए आर्टिकल 32(3) में संसद को अधिकार दिया गया है कि वे किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। हालांकि संसद ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। देखिए अनुच्छेद जो 32(3) है उसमें संसद अगर चाहे तो रिट निकालने का अधिकार किसी दूसरी कोर्ट को भी दे सकती है, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इस अनुच्छेद का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन होता है और मूल अधिकारों का व्यवहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। तो देखिए ये इसीलिए आर्टिकल 32 जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा जो है मूल अधिकार मिले हैं वो लागू होते हैं। ठीक है, और इसके अगर उल्लंघन होता है मूल अधिकारों का तो न्यायालय द्वारा इसे विशेष संरक्षण प्रदान किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो मैं इसे अनुच्छेद 32 सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। तो मतलब जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने ये कहा था, सॉरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा था
कि अगर मतलब पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो उनने कहा था 32 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये संविधान की आत्मा है, उनका हृदय है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर संज्ञान लेता है। ये रिट है। ठीक है, अब ये जो रिट है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।